यहाँ पे एक वर्ड सुना जाता है, उसको एक टुकड़ा शाम को मिल जाता है। मुझे ये वर्ड का मतलब बाद में पता चला कि इसका मतलब क्या है, बट नाउ के वो पुलिस के घर में ही सारा एंटरटेन का सामान पहुंच जाता था, मंत्रियों के पास पहुंच जाता था, और वो इसके अगेंस्ट आवाज नहीं उठाते थे। चीज एक सहमति चुप्पी थी कि तू भी चुप कर, तू भी चुप कर, तू भी, जो हमें आ रहा है ना माल, हमें क्या करना है, तो उसके बलि जो मर्जी चढ़ता है चढ़ जाए। अब जो बच्ची पकड़ी गई उस होटल में, उसका जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैं भी वहीं पे थी, एंड आई वाज व्हाट शुड आई से, आई वाज जेपरडाइज्ड एंड आई वाज लाइक रेंचिंग, माई हार्ट वॉज रेंचिंग जब उस बच्ची ने कहा कि कोई आर्मी वाला था, उसने उसके साथ पूरी रात बिताई, ये घिनौना काम किया, और वो खुश होके उसको 5,000 रुपया दे रहा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जब टिप देते हो ना आप वेटर को कि आपने बड़ी अच्छी सर्विस हमें दी, तो उसको 5,000 रुपया टिप दे के जा रहा था। और वो भी इस औरत ने कह रही, वो भी इस औरत ने मुझसे छीन ली। अब उसके बाद वो बच्ची ना जाने कितनी देर तक हॉस्पिटल में रही, वो सुसु नहीं कर पाती थी, पॉटी नहीं कर पाती थी। बीइंग ए मदर, मुझे ये कहने में शर्म तो आ रही है कि, और वो बच्ची आज भी एक कंकाल है, एक ना जिंदों में है ना मरों में है। क्या करेगी वो उस 5,000 का? और उस औरत ने उस 5,000 को भी अपने पास रखा, और मतलब वो 5,000 की बात नहीं हो रही थी, मतलब किसी का चमड़ी, किसी का खून बेच के वो अपना घर भर रही थी, और कोई पुलिस वाला, कोई मंत्री, कोई जज, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या एक मैं शबनम नाहीरी थी जिसके अंदर इतनी रीढ़ थी कि उसको इतनी तकलीफ हुई और इन लोगों को तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि साथियों, मैं हूं संसार सिंह और आज आप मेरे साथ देखने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जिस कहानी को सुनने के बाद आपकी रूह भी कांप उठेगी। आप भी ये सोच करके हैरान हो जाएंगे कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इतना निर्दयी और इतना जालिम कोई कैसे हो सकता है। एक महिला ऐसा कैसे कर सकती है? एक महिला ही महिलाओं की दुश्मन कैसे हो सकती है? और एक महिला कैसे ये कर सकती है? ये सोचने पर आज आप मजबूर होने वाले हैं। अगर आप इस खबर को देख रहे हैं तो अपने कानों के हेडफोन्स को ठीक कर लीजिए, उनकी आवाज़ बराबर कर लीजिए, क्योंकि ये कहानी सुनने के बाद आप हैरान और परेशान हो जाएंगे। कहानी ही कुछ ऐसी है। कहानी शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपने एक फिल्म देखी होगी, फुकरे। उस फिल्म में एक किरदार था भोली पंजाबन का। उस किरदार ने क्या कुछ नहीं किया वो सब आप जानते हैं। भोली पंजाबन की संतरी से लेकर मंत्री तक, मंत्री से लेकर पुलिस तक, और यही नहीं अंडरवर्ल्ड और गुंडों के साथ कनेक्शन था। वो सब मिले हुए थे। सब मिलकर के क्या कर रहे थे उस फिल्म के अंदर आपने देखा होगा। अक्सर जो फिल्में बनती हैं उन फिल्मों में 70% सच्चाई होती है। उन फिल्मों में जो दिखाया जाता है वो सच होता है, 70% सच होता है। ऐसी ही एक कहानी जो मेरे पास आई है, वो कहानी मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ। यह कहानी जम्मू की है, मंदिरों के शहर जम्मू की, और जम्मू में बाहू फोर्ट इलाके के कासिम नगर की ये कहानी है। इस कहानी को सुनिए और समझिए कि क्या ये वाकई जम्मू है, ये जम्मू के हालात ऐसे बन चुके हैं। था पुलिस, पॉलिटिशियंस, जजेस, वकील सब मिले हुए थे, क्योंकि सबको मोटा चंक ऑफ मनी जा रहा था। एक मैं और मेरा अल्लाह इस तरफ थे, और वो औरत, उसका पूरा गैंग मेरी ऑपोजिट था। और यहाँ तक ये पोर्टल, सोशल मीडिया, किसने मेरा साथ नहीं दिया। मेरा एकमात्र सहारा मेरा अल्लाह था, और उसने मुझे फतेह और कामयाबी दी। जब ये घिनौना काम करते हुए पकड़ी गई, एक माने लड़की निकली और पॉक्सो लगा, पीटा लगा। लेकिन पॉक्सो और पीटा तो लगा, मैं तो कहती हूँ ऐसे लोगों को चुराहे में करके इनके 2 पीस कर देने चाहिए जो लोगों की बच्चियों को बर्बाद करते हैं। नशे का कारोबार करके कितने नौजवानों को, लोगों को मौत के घाट उतारते हैं। ड्रग्स चरम सीमा पे हैं, और हमारे कानून के बैकडोर्स, जैसे भी मेरी एरिया में कासिम नगर में पॉक्सो लगा, पीटा लगा, लेकिन उसके एक्यूज्ड को बेल मिल जाती है। जब इसी हुकूमत ने
जगह जगह नशाम कर दिया, शराब की दुकानें खोल दी। मैं आपको बताता हूँ कि कहानी क्या है। जम्मू के रजौरी के फारफलंग एरिया की एक औरत जिसका नाम स्वर्णो देवी था, उसके साथ एक व्यक्ति शादी करता है जिसका नाम अशोक था। अशोक पहले से शादीशुदा था, लेकिन अशोक की पहली शादी ना जाने तलाक हुआ या उसकी पत्नी का देहांत हुआ, क्या हुआ उस पे हम नहीं जाएंगे। लेकिन अशोक दूसरी शादी करता है। दूसरी शादी वो करता है स्वर्णो देवी के साथ, रजौरी के फारफलंग एरिया की रहने वाली स्वर्णो देवी के साथ। स्वर्णो देवी को वो अपने साथ लेकर के जम्मू आता है और जम्मू के कासिम नगर में आकर के बस जाता है। वो लोग वहाँ रहने लगते हैं और अशोक, मिली जानकारी के अनुसार जो पता चला है कि अशोक कोई काम धंधा बंदा नहीं करता था, घर में बेहद ज़्यादा गरीबी थी और गरीबी भी इतनी कि 2 वक्त की रोटी पूरी कर पाना मुश्किल था। लेकिन उस बीच में स्वर्णो देवी जम्मू में आती है। जम्मू के कासिम नगर इलाके में वो दुल्हन बन के ज़रूर आती है, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि वो दुल्हन बन कर के आई स्वर्णो देवी अब क्या करने वाली है। स्वर्णो देवी धीरे धीरे देह व्यापार के धंधे में उतर जाती है और धीरे धीरे देह व्यापार का धंधा करने लगती है। पहले खुद करती होगी, धीरे धीरे अपने जैसी और महिलाओं को ढूंढ लिया। बताया तो ये भी जा रहा है कि स्वर्णो देवी की 2 बहनें और थी, जिनमें से एक की मौत हो गई है। ये तीनों बहनें मिल करके देह व्यापार का धंधा करने लगी और पैसे आने लगे। और अशोक ने भी ये नहीं सोचा कि पैसा कहाँ से आ रहा है। उसे पैसा आने लगा, उसे नशा मिलने लगा और अशोक दारू में धुत रहने लगा और धीरे धीरे स्वर्णों का देह व्यापार का काम चलने लगा। अशोक ने कभी पूछा नहीं पैसा कहाँ से आ रहा है और स्वर्णों ने कभी बताने की जहमत नहीं उठाई। पहले स्वर्णो देवी अकेली, फिर उसके बाद उसकी बहनें और फिर धीरे धीरे स्वर्णो देवी अपने धंधे को और बढ़ाने लगती है। और धंधे को बढ़ाते बढ़ाते वो एक दिन पुलिस के गिरफ्त में आ जाती है। वो, उसका पति और एक व्यक्ति और छन्नी पुलिस स्टेशन में उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। और जब वो गिरफ्तार होते हैं, उस मामले में छूटने के बाद ना जाने स्वर्णो देवी के किन लोगों से तार जुड़ गए कि स्वर्णो देवी को पुलिस से डर लगना बंद हो गया और धीरे धीरे स्वर्णो देवी अपने धंधे को और बढ़ाने लगी। छन्नी पुलिस स्टेशन से छूटने के बाद स्वर्णो देवी का धंधा और बढ़ने लगा। उसके बाद स्वर्णो देवी पर देह व्यापार और नशे के कारोबार करने के कई मामले बाउफोर्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज हुए। ये बताया जा रहा है कि 7 मामले उस पर दर्ज हुए, जिसके बाद उसे हिस्ट्री शीटर का खिताब दे दिया गया। उसका फ़ोटो पुलिस स्टेशन के अंदर लगा दिया गया। लेकिन स्वर्णो देवी का धंधा चल चुका था और स्वर्णो देवी का नेटवर्क इतना स्ट्रांग हो चुका था कि स्वर्णो देवी को अब छोटा मोटा पुलिस अधिकारी यानी कि थानेदार और डीएसपी तक हाथ डालने से डरने लगा था। स्वर्णो देवी का इतना नेटवर्क हो चुका था। ना जाने किन किन मंत्रियों के साथ उसके लिंक थे, ना जाने किन किन लोगों के साथ उसके लिंक्स बन चुके थे, जो पुलिस के ऑफिसर और पुलिस के छोटे कर्मचारी तो छोड़िए, पुलिस के ऑफिसर भी उसे हाथ डालने से डर रहे थे। अब स्वर्णो देवी को किसी का डर नहीं था। वो बेखौफ हो चुकी थी। वो खुल करके धंधा करने लगी थी। यहाँ तक कि उसने अपने ही रिश्तेदारों की कई बेटियों को इस धंधे में इस्तेमाल भी किया। उसके बाद स्वर्णो देवी का पैसे को लेकर के इतना लालच बढ़ गया कि वो नाबालिग बच्चियों को इस्तेमाल करने लगी। आपने खबर देखी होगी 2020 की, जब लॉकडाउन चल रहा था, उस वक्त स्वर्णो देवी ने नाबालिग बच्चियों से ये धंधा करवाया। वो इस ताक में रहती थी कि किसी गरीब गुरबे की बच्चियों से मिल जाए। जिस माँ बाप के पास पैसा ना हो, उनसे किसी तरीके से उनकी बच्चियों को लेकर के वो आती थी, उन बच्चियों को देह व्यापार के धंधे में डाल देती थी। और यहाँ तक ही नहीं, अगर कोई बच्चियाँ उसका विरोध करती थी, उन बच्चियों को वो नशे का आदी कर देती थी। कई बच्चियों ने यह जिक्र किया, नाबालिग लड़कियों को जिनको उसने इस धंधे में डाल रखा था, उन्होंने जिक्र किया कि उन बच्चियों को इंजेक्शन दिया जाता था, जिसके बाद
वो अपने कस्टमरों को बुलाती थी और उन बच्चियों की अज़मत को, उनकी इज़्ज़त को लूटने में उन दरिंदों का साथ देती थी। नाबालिग बच्चियों की ज़िंदगी तक तबाह कर दी स्वर्णो देवी ने। और इसका धंधा इतना बढ़ने लगा कि उस इलाके में चहल पहल रहने लगी। अब स्वर्णो देवी देह व्यापार का धंधा कर रही थी और छोटे लेवल पे नहीं। स्वर्णो देवी का नेटवर्क इतना बढ़ चुका था कि वो दिल्ली, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा और ना जाने कहाँ कहाँ से लड़कियां लाया करती थी। उसकी ज़्यादा नज़र नाबालिग बच्चियों पर रहती थी जिनके उसे अच्छे दाम मिल जाया करते थे और उसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। धंधा बढ़ता जा रहा था और देह व्यापार के इस धंधे को वो रोकना नहीं चाहती थी। स्वर्णो देवी का अब लालच बढ़ता जा रहा था और लालच इस हद तक बढ़ चुका था कि स्वर्णो देवी ने अब देह व्यापार के साथ साथ नशे का कारोबार भी करना शुरू कर दिया। और इस नशे के कारोबार और देह व्यापार को स्वर्णो देवी इतने बड़े पदर पर करने लगी कि किसी पुलिस मुलाजिम की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो स्वर्णो देवी को पकड़ सके। अब स्वर्णो देवी के लिंक कहाँ तक होंगे, यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। थानेदार तो स्वर्णो देवी को पकड़ने से रहे। जब कभी कोई बच्ची जिसे वो देह व्यापार के धंधे में डालती थी वो पुलिस कंप्लेंट करवाने के लिए जाता था तो पुलिस स्वर्णो देवी को हिरासत में लेने की बजाय उस बच्ची को या उस औरत को या कोई भी जो व्यक्ति था जो उसके खिलाफ कंप्लेंट करवाने जाता था उसी को प्रताड़ित कर देती थी। लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि कासिम नगर इलाके में जो रहता हो वो स्वर्णो देवी का विरोध कर दे, क्योंकि स्वर्णो देवी से सब डरते थे। अब कहानी में आगे क्या हुआ, 2011 में वहाँ पर एक परिवार और रहने के लिए आता है। वो लोग भी वहाँ रहने लगते हैं। उन्हें भी पता चलता है कि इलाके में ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, यहाँ पे देह व्यापार का धंधा होता है और ना जाने क्या क्या होता है। लेकिन एक परिवार अपनी ज़िंदगी में बड़ी खुशी और बड़े आराम से रह रहा था। लेकिन कहानी में ट्विस्ट आता है 2020 में। 2020 में क्या होता है, 2020 में लुट रही थी इज़्ज़तें गरीब मासूम लाचार नाबालिग बेटियों की। उस वक्त किसी ने तो कहा हम शर्मिंदा हैं। मुर्दों के शहर में अभी तो कोई जिंदा है। ये जम्मू कश्मीर मुर्दों का शहर लगने लगा था और इस कहानी को बेहतर ढंग से अगर आपको कोई बता सकता है तो वो डॉक्टर शबनम है। जिस दिन इस कहानी की पहली खबर अखबारों में या न्यूज़ पोर्टल्स पर मैंने देखी तो मुझे लगा ये लड़ाई ज़्यादा लंबी चलने वाली नहीं है, ये कुछ दिन की कहानी है और ये बंद हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर शबनम लगातार लड़ती रही और मैं ये कहना चाहता हूँ कि लड़ाई लड़ने के लिए एक तंदुरुस्त शरीर की और 6 फुट हाइट की ज़रूरत नहीं होती। उस लड़ाई को लड़ने के लिए आपका जज्बा और आपका ज़मीर जिंदा होना चाहिए। मेरे ख्याल से ऐसा है। मेरे साथ डॉक्टर शबनम हैं। मैं उनसे इस सारी कहानी के बारे में जानूंगा और आप सबको बताऊंगा कि सच्चाई की लड़ाई लड़ने के लिए किसी ऐसी ताकत की ज़रूरत नहीं होती, किसी फोर्स की ज़रूरत नहीं होती, वो कैसे लड़ी जाती है। बहुत बहुत स्वागत है। Thank you very much. Thank you very much. Salam namaste, sat sri akal, heart ke side to all. It's me, Dr. Shabnam Naheed from Jammu. Thank you very much. डॉक्टर साहब, मैं ये जानना चाहता हूँ कि लोग पढ़े लिखे लोग हैं, जब शहर में क्राइम हो रहा होता है तो वो दुबक जाते हैं अपने घरों में। घर के साथ क्राइम हो रहा है, लोग चुप रहते हैं, आवाज़ नहीं उठाते। तंदुरुस्त होते हैं वो, शारीरिक तौर पर भी और एजुकेशन के तौर पर भी वो लोग ठीक होते हैं, लेकिन बात नहीं करते। आपने ये लड़ाई लड़ना शुरू कर दी और इस लड़ाई को जिस दिन पहली बार मैंने देखा मुझे लगा कि नहीं, ये लड़ाई कुछ दिन की है, फिर पुलिस का प्रेशर होगा, गुंडों का प्रेशर होगा और ये जो औरत सामने आई है ये चुप हो जाएंगी। बिल्कुल।
शुरुआत में ऐसे करती हूँ कि अपनी बच्चों की सुरक्षा के लिए एक माँ को कभी चंडी का रूप भी धारण करना पड़ता है और करना चाहिए भी, और वही मैंने किया। मुझे इस पूरे सिस्टम से ना ही डर लगा और ना ही मैंने आंखें बंद की। और एक मैं ही तो नहीं थी जिसने ये देखा, मुझसे पहले बड़े लोगों ने देखा, उसमें जज भी थे, डॉक्टर भी थे, पुलिस वाले भी थे। लेकिन ऐसा क्या था कि इनकी अंतरात्मा ने इनको ये नहीं कहा कि दिस इज़ रॉन्ग एंड स्टॉप हियर एंड डू समथिंग। वो इसलिए कि शायद मेरी रीढ़ जिंदा थी और मेरे अंदर शायद इतना स्टामिना था, एक अंतरात्मा थी जो मुझे वहाँ पे रुकने के लिए कह रही थी एंड डोंट मूव ऑन, एंड दैट्स व्हाट आई डिड। इससे पहले मतलब मैं कहूँगी कि एक लौती मैं ही इंसान थी, ये सब कुछ देख रही थी। और इतने सालों से जो गोरख धंधे चल रहे थे, इतने सालों से, मैं तो यहाँ पे 2011 के, उससे पहले ही सब कुछ चल रहा है। क्या ये ऑटो पायलट पे था? क्या इसको एक प्रॉपर जिसे सपोर्ट सिस्टम कहते हैं, जो उस सपोर्ट सिस्टम में पुलिस थी, जज थे, पॉलिटिशियन थे और क्या क्या नहीं थे, क्या वो ऐसे तो नहीं चल रहा था ना? पूरा एक स्ट्रेन था, एक स्ट्रिंग थी, उसके तांते बंधे हुए थे और तभी ये औरत ये सारे काम कर रही थी इतने सालों से। अगर ये सपोर्ट सिस्टम इसको नहीं मिल रहा था या इसको सपोर्ट सिस्टम के कवच में ये नहीं थी, तो ऐसा क्या था कि 2-2:30 बजे इस पर पीटा लग रहा है, प्रॉपर्टी अटैच हो गई है, पूरी बटालियन एसडीपीओ सब आए हुए हैं और 4:30 बजे के करीब इसको कोर्ट बंद होता है शायद, आई थिंक इसको बेल मिल जाती है और ये दोबारा से इस एरिया के लोगों को आकर डराती है, धमकाती है, वो बेचारे और डर जाते हैं। जो एक थोड़ी बहुत दुबी कुचली एक आवाज़ निकल रही थी वो भी लोग डर जाते हैं। ऐसा क्या था? ये कहते हैं कि ये सपोर्ट सिस्टम नहीं था, ऐसा क्या था कि उसको 2 घंटे में बेल मिल जाती है और पूरा पुलिस सिस्टम, जो लोग इसके अगेंस्ट थे, डीसी सिस्टम, पूरे अथॉरिटीज सब चकाचौंध हो जाते हैं, अचंभित हो जाते हैं कि इसको बेल मिल गई, अभी तो हम बिना लगा के आए थे। तो जाहिर है इसको एक प्रॉपर सपोर्ट था, ऐसे लोगों को प्रॉपर सपोर्ट होता है क्योंकि पैसा चलता है। आपको पहली बार कब लगा कि मुझे ये आवाज़ उठानी चाहिए, मुझे विरोध करना चाहिए, जिस इलाका में मैं रह रही हूँ उस इलाके का माहौल ठीक होना चाहिए, बच्चियों की सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए, ये कब लगा और क्यों लगा आपको? पहले तो आई वाज बिजी इन माई लाइफ, जब मैंने टेंट हाउस खोला, क्योंकि मुझे ऑफिस में बैठना पड़ता था और गली में दरवाज़ा खुला था और आई वाज कीप माई गेट ओपन, माई डोर ओपन, एंड आई सॉ लड़कियां आगे जा रही हैं, उनको पीछे कोई खदेड़ रहा है, ईंटें मार रहा है, पत्थर मार रहा है, वो भाग रही हैं, अपने आप को छुड़ा के भाग रही हैं और एक इस सेंटेंस वो बोल रही हैं, मेरा टाइम हो गया, मैंने नहीं करना। और वो आदमी जो था, वो जिसका दलाल था, इसके साथ तो बहुत सारे लोग थे मोहल्ले के ही, और वो इसकी एक नहीं सुनता, वो पीछे से ईंटें उठा के मारता है, लड़की को लग भी जाती है। व्हेन आई सॉ दिस थिंग एंड आई वाज जस्ट ट्रेम्बल इनसाइड कि अगर अभी भी देख के माय ब्लड वाज स्टार्ट, मतलब एक ऑटो रिएक्शन हुआ मुझे कि ये देख के अगर मैं चुप रह रही हूँ तो मुझे अपने पर शर्म आ रही है। एंड एट दैट टाइम आई कॉल्ड थाने में, जो भी उन दिनों SHO थे, एंड द पहली थिंग वेरी अनफॉर्चुनेटली मैं आपके सबके साथ शेयर करना चाहूँगी, आपके साथ भी हुआ होगा, जब आप एक पुलिस वाले को फ़ोन करते हो जो कि अच्छी पोस्ट पे और आपको लग रहा है गोरख धंधे हो रहे हैं, शायद ये पुलिस वाला मेरी ये बात सुनेगा। फिर जब मैंने फ़ोन किया, वहाँ से फ़ोन आवाज़ आती है, सारी प्रॉब्लम आप ही को है, आपके अलावा तो हमें कोई फ़ोन नहीं करता, आपको तो तंग नहीं कर रहे हैं ना। ये बात सुन के आई वॉज डिसहार्टेड कि एक पुलिस वाला, एक पुलिस कर्मी मुझे ये कह रहा है कि सारी प्रॉब्लम आप ही को है मैडम जी, आपके एरिया में तो हमें कोई फ़ोन नहीं करता, आप जब देखो फ़ोन उठाते हो। जब एक मुझ जैसा नागरिक पुलिस से ये बात सुनेगा तो उसने जो 2 कदम आगे जाने हैं ना, वो पीछे आएगा। और ये हर किसी के साथ कहीं ना कहीं आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा, पुलिस वाले ऐसा ही करते हैं। वरना क्या ऐसी एक औरत की क्या मजाल थी कि इतने सालों से ये सारे गोरख धंधे कर रही है, छोटी छोटी बच्चियां उसमें हैं, लोगों के घर उजड़ गए, ड्रग पेडलिंग का काम कर रही है। क्या पुलिस वालों को पूरा नहीं पता होता कि कौन सा पुलिस वाला किससे रिश्वत ले रहा है? पूरा सिस्टम को पता है, CID है, CBI है, सबको पता होता है कौन सा पुलिस वाला किसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। और एक मेरे फोन जाने पे एक पुलिस वाले, अच्छा हम मैम कुछ करते हैं, वो लुक इनटू इट, मुझे ये कहा जा रहा है कि सारी प्रॉब्लम आप ही को है, आपके वजह से हमें कोई फोन नहीं करता। तो डेफिनेटली वो उसको एक प्रॉपर, कुछ लोगों की, अभी मैं कहूँगी कि कुछ लोगों की पुलिस डिपार्टमेंट, कुछ लोगों की छतर छाया में वो थी कि उसको प्रॉपर सपोर्ट मिला था। और यहाँ तक कि ऐसा होता था जैसे मैंने उसके अगेंस्ट कंप्लेन की और थोड़ी ही देर में मेरा नाम, एड्रेस, सब कुछ उस स्वर्णा को पहुंच जाता था थ्रू ए पुलिस वाला। कुछ ऐसे लोग पुलिस वाले थे जो अगर मैं कंप्लेन कर रही हूँ, मेरा पूरा कच्चा चिट्ठा जाके स्वर्णा को बताते थे और कहते थे ये इसने तेरे अगेंस्ट कंप्लेन की, आप जा तो कर ले जो उसका जो करना है।
ऐसा होता था। और वो स्वर्णा जी क्या करती थी, अपने चेले चांटे लेके, जो उसका पूरा बड़ा स्प्रेंडी था, अपने सारे गुंडे लेके मेरे घर में आ जाएंगी और मेरे पे हमला करेंगी। कहीं टोके तलेंगे, कहीं तवरें चलेंगी, कहीं इंसान काटे जाएंगे, फेंके जाएंगे, धमकियां दी जाएंगी। तो फिर बेचारा वो इंसान क्या आवाज़ उठाएगा। मतलब पुलिस तमाशा देखती रही। पुलिस तमाशा नहीं देखती थी, वो जिसे कहते हैं ना एडिंग फ्यूल टू फायर। दे वाज एडिंग फ्यूल टू फायर। जैसे आप पुलिस वाले, मैंने आपको कंप्लेन की, आप स्वर्णा के घर जाके कहोगे ये बंदी है तेरे अगेंस्ट करी, चल उसको ये कर, अब तू जो मर्जी कर ले, हम भी तेरे साथ चलते हैं। ये सिस्टम चल रहा था। मतलब पूरा, अगर आप फिल्मों में बॉलीवुड देखते ना, बॉलीवुड भी पीछे रह गया जो इसने किया था। और सबसे बड़ी बात, इसकी अपनी फैमिली में इसके भाई की डेथ हो गई, भाई की बीवी की डेथ हो गई, एंड उसकी बच्ची को भी ले आई है कि ये जहाँ मेरी बेटियां खाएंगी ये भी खाएगी, उसको भी इस धंधे में, उससे भी इस यही काम करवाया उसने। और जब से पूछा गया कि तुमने ये बात बोलती, हम क्या करते, इसकी तो पहले ही बड़ी चलती थी। उनकी कंप्लेन से पहले ही कोई ना कोई पुलिस वाला सर किया जाता था और उनको उल्टा वहीं से ही जूते पड़ते थे, बेचारे भागते आते थे। हाँ, जो कंप्लेनेंट होता था उसकी कोई नहीं सुनी जाती, उसको यही कहा चल तू आराम से बैठ वरना मैं तेरे को ही अंदर कर दूंगा। ये कुछ पुलिस वालों की लैंग्वेज होती थी। जो औरत इस प्रकार का घिनौना काम कर रही थी, पुलिस की सपोर्ट थी और आप अकेली लड़ रही थी उसके खिलाफ। बिल्कुल। कभी डर लगता था कि अब ये क्या हो जाएगा, अभी ऐसे लोगों के साथ लड़ रही हूँ। मुझे काफी सारे लोगों ने जो मुझसे मिलते थे, अब तुम लोगों ने ऐसे लोगों से पंगे ले, तो मैं डर नहीं लगता, इनके कनेक्शंस बड़े दूर दूर तक होते हैं। मैंने कोई भी काम, कोई भी बात या कोई भी आवाज़ सिर्फ महज दिखावे के लिए नहीं उठाई थी। सबसे बड़ी बात ये, मुझे पोर्टल्स में आके, सोशल मीडिया पे आके अपने नाम नहीं कमाने थे, होए तो नहीं मचानी थी। मेरा अंतर ज़मीर जागा था और मैंने जो चीज़ की, मैं उसके लिए पूरी तरह से अश्योर्ड थी कि मुझे ये काम सिर्फ तमाशे के लिए, दिखावे के लिए नहीं करना है। ये जो आज आपको दिख रहा है कि उस लेडी पे पॉक्सो पीटा लगा है, वो एक अकेली औरत है जम्मू की, जिसकी आज भी थाने में हिस्ट्री शीटर करके फोटो लगी हुई है। पूरे जम्मू की एक अकेली औरत है वो, ठीक है। और ये एक दिन तुम्हें तो हुआ नहीं, मैं 24/7 इसके पीछे पड़ी रही, चाहे मैं मीडिया में आई या नहीं आई, बट मैं अपना काम कर रही थी। और मैंने पहले कहा था, मेरे पहले इंटरव्यूज में कहा था कि सच जो है ना 7 तहे बाहर निकाल के आएगा और वो खुद आएगा। और ये शायद, मैं इसमें मेरा कमाल नहीं कहूँगी, मेरे अल्लाह का करना था। और वो जो गरीब बच्चियाँ जो इसकी बलि चढ़ी, जो आज उनके सिस्टम ही खराब हैं, शायद ये उनकी आह थी जो इस पर लगनी ही थी। और मैंने आपको कहा ना, अपने बच्चों को बचाने के लिए एक औरत चंडी का रूप भी धारती है, तो मुझे कोई डर नहीं लगा। डरना तो ऐसे लोगों को चाहिए, क्या क्या इनका फैलाया हुआ अंधेरा इतना वीक होता है कि छोटी सी मोमबत्ती भी और रोशनी भी उसको बर्बाद कर सकती है। बस काम बहुत लंबा था और मेरे में ये था कि मैं कोई भी ऐसा काम, ऐसी आवाज़ सिर्फ दिखावे के लिए नहीं कर रही थी। मुझे वाकई अंदर जख्म लगा था और मैं बहुत डिस्टर्ब थी जब ये सारी चीज़ें मैं छोटी छोटी बच्चों के साथ होते हुए देख रही थी। तो शायद मेरे अल्लाह ने मेरी अंदरूनी आत्मा देखी होगी कि मैं, मतलब पूरी अनकंडीशनली आई वांट टू डू दिस, आई वांट टू डू समथिंग अगेंस्ट दीज पीपल, एंड ही हेल्प मी, माय गॉड हेल्प मी। और वो बच्चियां शायद उनकी आह लगी तो ये अपनी सही जगह पे पहुंची। कि मैंने, आई कंटेक्ट सम ऑफ सोशल मीडिया पीपल, मैं चाहती थी कि जनता के सामने बात आए। और पुलिस वाले तो कुछ नहीं कर रहे थे, कुछ पुलिस वाले उन दिनों कुछ नहीं कर रहे थे, उल्टा मुझसे ही सबूत मांगते थे, जैसे मैं उनका काम करने के लिए बैठी हुई हूँ। मतलब कुछ लोगों को मैं ये कहूँगी, वर्दी तो वो सरकार की पहनते थे, लेकिन वो चाकरी स्वर्णा की कर रहे थे। एग्जैक्टली द वर्ड आई से फॉर दोज पीपल। नौकरी बेशक उन्होंने वर्दी सरकार की पहनी थी, लेकिन वो चाकरी सिर्फ स्वर्णा जैसी इंसान की कर रहे थे। और ऐसे जज भी हैं, वकील भी हैं जो उसी की चाकरी कर रहे थे। और मैंने सोशल मीडिया को कंटेक्ट किया, उसके बाद चीज़ें सामने आना शुरू हुई। और मैं इसमें बोलूँगी कि मेरा कुछ भी ऐसा करना नहीं था, ऑटोमेटिकली चीज़ें बनती गई और आगे सामने लोगों की आती रही। जो आज पीटा इसको लगा, अब पीटा लगा 2023 में, 2 साल पहले ही एक और इसके अगेंस्ट कंप्लेन हुई थी, उसी मोहल्ले की एक लड़की ने की थी, वो तब पीटा लगना चाहिए था और करते करते आज लगा। ऐसा क्या हो गया कि आज 2 साल पहले 2020 में से बात मैंने शुरू की, आज उस जाके वो अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंची। वाई? बिकॉज उसी थाने में एक रिस्पॉन्सिबल इंसान मिस्टर सुरेंद्र रैना और हमारी डीसी अवनी, जिसके साथ मेरी बात तब से हमने स्टार्ट किया, और मेरी अवनी के साथ एक तो बहस हो गई थी कि बीइंग ए वुमन व्हाट यू आर डूइंग, एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ही टुक ए स्टर्न एक्शन अगेंस्ट, देन ही प्रॉमिस्ड मी कि डेफिनेटली वी विल डेट, एंड वन अदर नेम डीआईजी शक्ति पाठक। शक्ति पाठक, मैंने उनको फोन के साथ उनके संपर्क बनाए रखा, एंड ही हेल्प मी ए लॉट। गॉड ब्लेस यू सर, यू डिड ए वेल डन जॉब। एंड सुरेंद्र रैना, उसी कुर्सियों पे जब एक करप्ट ऑफिसर बैठता है
तो फिर धांधली ऐसे चलती है। और उसी कुर्सी पे जब एक जिम्मेदार और ईमानदार ऑफिसर बैठा तो आप पूरे जम्मू ने क्या पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि ऐसे कल्प्रिट गोरख धंधा करने वाले लोग अपनी सही जगह पे जाते हैं जब सिस्टम सही होता है। मैं बीजेपी का ये बड़ी कहूँगी कि एलजी ने ये बड़ा अच्छा काम किया। एक स्टेटमेंट उन्होंने दी थी कि ह्यूमन ट्रैफिकर जो है इनके अगेंस्ट कोई रियायत नहीं बरती जाएगी, और वो सिस्टम में मैंने देखा देयर वॉज ए चेंज। जब एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर से काम करना शुरू हुआ तो नीचे वाले ऑफिसर्स के कान पे भी झूठेंगी। ये हुआ क्योंकि कुछ जिम्मेदार ऑफिसर हमारे यहाँ पे आए एंड देयर वाज अ सी चेंज। ये तो एक सवरना है, कई सारी सवरनाएं हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर। ये तो आपने लड़ाई लड़ी और आप वहाँ तक गई, लेकिन कई सवरनाएं आज भी एक्टिव हैं और नशे का गोरख धंधा चला। अच्छा, ये इसका धंधा कैसे चलता था, किस तरीके से काम हो रहा था यहाँ? एक तो मोहल्ले वाले कुछ लोग जिनके सर के ऊपर ये नाशी थी और इसके सर के ऊपर उनकी दुकानदारी चलती थी, क्योंकि नशा एक जगह नहीं रुकता है ना, आपको उसके लिए पूरी एक चेन क्रिएट करनी पड़ती है। पेडलर होता है, बेचने वाला होता है, खरीदने वाला होता है। तो ये कुछ लोग चुनिंदा लोग कुछ मोहल्ले के ही थे। जब मेरे नाम के नारे लगे थे तो उन नारे भी उन्हीं लोगों ने लगाए थे जिसके साथ इन्वॉल्व थे। लेकिन इज्जतदार लोग इस मोहल्ले में भी हैं, जैसे हर जगह होते हैं जो चीज़ के अगेंस्ट है, लेकिन डरते थे कि कहीं ये हमारे बच्चों पर ही हमला ना कर दे। तो एक तो एक मोहल्ले वाले लोग थे, एक तो पुलिस का चेन था। और देखो पुलिस काम करती है या नहीं करती है, लेकिन कहीं करती भी है, जैसे अभी पुलिस ने काम किया। और देखो पीटा लग रहा है दोपहर में और शाम के ही कुछ 4-5 बजे होंगे इसके पास बेल आ जाती है। तो जाहिर है इसको सपोर्ट फिर जज की भी थी और वकीलों की भी थी, क्योंकि कई वकीलों के मुझे फ़ोन आया करते थे कि मैम आप आइए हमारे चैम्बर में, हम आपकी सुलह करा देते हैं, हमारा पैचअप करवा दें। मैंने कहा अगर तू इतना ही लॉ, यू आर अ कीपर ऑफ लॉ, लेट्स गो टू कोर्ट। वहाँ पे एक पढ़ा लिखा जज होगा, वो मेरी भी बात सुनेगा, इसकी भी बात सुनेगा, और कहीं एक बैलेंस हमारे कोई फेवर में कोई मुकदमे का जैसे कोई रिजल्ट आएगा तो देखा जाएगा कुछ सोसाइटी में चेंज आई या नहीं आई, अगर तू इतना ही लॉ कीपर है तो। बट एक प्रॉपर चेन था जिसमें वकील थे, जज था, पुलिस थी और जनता भी थी, जो कि हमारी एरिया के बाहर के लोग भी होंगे। प्रॉपर एक चेन वस्ते जो लड़कियां थी, मेरे ख्याल से नाबालिग लड़कियां भी होंगी। नाबालिग ही थी, 14-15 साल की बच्ची थी जो अभी इसके घर से पकड़ी गई, और उसके पहले भी एक जो मैंने कहा कुछ साल पहले उसने कंप्लेन की थी, जबकि उसमें पीटा लगना चाहिए था और आज पीटा लगा 2-2.5 साल के बाद, क्योंकि सिस्टम चेंज हुआ। और उसी लड़की ने कहा था कि इसके घर में और भी लड़कियाँ हैं, छोटी भी हैं और बड़ी भी हैं, और वहाँ से जाके कहीं ऐसी जगह जाती जैसे कटरा में है, कहीं कोई जगह या पिछड़े हुए हमारे इलाके हैं, हाँ ये देखती है कि पीछे सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट सिस्टम काफ़ी वीक है, वहाँ से बच्चियाँ पकड़े लाती है, अगवा करती है और बस इस काम में झोंक देती है। और व्हाट शी इज़ डूइंग कि सारे काम अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ ड्रग्स होते हैं। जो लड़की ने स्टेटमेंट दी कि वो तुमसे करवाया जाती, शी सेड पहले मुझे टीका लगाया जाता था और कई दिन तो मुझे खाना नहीं दिया जाता था, मुझे बंद करके रखा जाता था, मुझे टीका लगा, फिर मुझे समझ नहीं आती मुझसे क्या काम करवा रहे हैं। और वो जब लड़की कहती थी कि मैं उससे बाहर निकलना चाहती थी, और उसके वीडियोस भी बनाए जाते थे, उसके कुछ वल्गर अश्लील वीडियोस भी बनाए जाते थे कि अगर तू हमारे अगेंस्ट गई तो हम पुलिस वालों को, जनता को ये दिखा दें कि लड़की खुद ही ऐसे काम कर रही थी। ये स्टेटमेंट जो थी वो बिफोर जज लड़की ने दी थी, और वो बच्चियाँ इतनी डरी हुई, घबराई हुई थी कि अगर इसके अगेंस्ट कोई कार्रवाई नहीं हुई होगी तो हम आत्महत्याएं कर लेंगी, हमें इससे डर लगता है। क्योंकि बीच में इसको बेल मिल गई थी, वो बच्चियों का मुझे फ़ोन आता था कि इसकी तो छूट गई, अब हम क्या करें। तो मतलब कुछ लोगों ने तो आत्महत्या करने की कोशिश भी की कि अब ये बाहर आ गई, ये फिर से हमें लेके चली जाएगी, इसके तो वैसे भी सर्कल्स बड़े ज़्यादा है। तो छोटी छोटी बच्चियाँ, और ड्रग पैडलिंग का तो आपको पता ही है, यहाँ पे अक्सर सुबह के टाइम कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है अपने पर्सनल थिंग्स के लिए, तो ये सुबह के टाइम से सारा कुछ स्टार्ट हो जाता था। अगर जैसे मैंने पुलिस वालों को बोला कि रात को ये सरगर्मियाँ इसकी स्टार्ट होती हैं, तो जी शी शिफ्ट द टाइमिंग, अब रात को छोड़ के सुबह स्टार्ट कर दिया। अब मैंने कहा ये घर में करती है, इसने अपना घर छोड़ के अपनी बहन के घर में स्टार्ट कर दिया काम करना। मतलब और इसी मोहल्ले के कुछ लोग क्योंकि मैं भी यहाँ पे रहती हूँ, गलियों में पहरा दे रहे होते थे कि अभी यहाँ से पुलिस आ रही है, वहाँ से पुलिस आ रही है, तो एकदम सब सिस्टम चेंज होता था और सब कुछ ये दुबक के छुप जाते थे। मतलब ये पूरा चेन क्रिएट हुआ था जिसमें हमारी लोकेलिटी के लोग भी थे और इन्वॉल्व थे इसमें, एंड शी वॉज डूइंग ऑल दिस फॉर सच ए ह्यूज लॉन्ग ऑफ टाइम। मैंने लड़ाई लड़ी, यू वोंट बिलीव सर, मुझे एक सिंगल कॉल किसी एनजीओ का नहीं आया, किसी सोशल एक्टिविस्ट का नहीं आया कि मैडम आप इतना बड़ा काम कर रहे हो, हम भी आपको, वी ऑल्सो सपोर्ट यू। मुझे एक सिंगल सोशल एक्टिविस्ट का फ़ोन नहीं आया, किसी पॉलिटिशियन का फ़ोन नहीं आया।
मैं सोच रही हूँ कि जो मैं चीज़ें देख रही हूँ कि ये लोग नहीं देख रहे थे, या इनके अंदर रीढ़ नहीं थी, अंतरात्मा नहीं थी, आखिर क्या चीज़ थी जो इनको उस चीज़ ने आमादा नहीं किया कि स्टैंड देयर एंड टेक द चार्ज। ऐसा क्या मेरे अंदर था? और मैंने पहले कहा था कि शायद अल्लाह ने मेरा इसलिए साथ दिया कि मैंने कोई भी चीज़ दिखावे के लिए नहीं की थी। वो मुझे दुख हुआ, जख्म हुआ, अंदर कहीं पेन हुई, एंड आई डिड इट। बट इस पूरे दौरान में मुझे किसी सोशल एक्टिविस्ट, कोई एनजीओ, किसी का फ़ोन नहीं आया। शायद इनका वही काम है, बेंच लगा लिए, माइक पकड़ लिया, एक उसकी बैक स्क्रैच कर रहा है, दूसरा उसकी बैक स्क्रैच कर रहा है, एंड दे आर इंक्रीजिंग चंक ऑफ मनी एंड फंड्स एंड रादर डूइंग नथिंग फॉर देयर सोसाइटी। नेता भी जानते थे, पुलिस भी जानती थी, और यहाँ पर देह व्यापार का धंधा चल रहा था, वो भी उन बेटियों के साथ जो नाबालिग थी। एग्जैक्टली, दे वर 14 years ऑफ एज। और किस पॉलिटिशियन को नहीं पता था? जब आप मेरे नाम के नारे लगाए गए थे, डॉक्टर शबनम हाय है, बाहर निकालो, बाहर निकालो, तो आपको क्या लगता है एक आम आदमी था इसके पीछे? ऑफ कोर्स देयर वाज अ पॉलिटिशियन, देयर वाज अ पॉलिटिशियन। मैंने कहा ना, इसको पूरा चेंज था, इसको प्रॉपर सपोर्ट सिस्टम था। इतनी देर से कोई ऑटो पायलट पे तो चल नहीं रहा था सारा कुछ, सबको पता होता है कि कौन किसको सपोर्ट कर रहा है। बस ये सपोर्ट था और पैसा था और फ्लैश ट्रेड पे थे। यहाँ पे एक वर्ड सुना जाता है, उसको एक टुकड़ा शाम को मिल जाता है। मुझे ये वर्ड का मतलब बाद में पता चला कि इसका मतलब क्या है। बट नाउ के वो पुलिस के घर में ही सारा एंटरटेन का सामान पहुंच जाता था, मंत्रियों के पास पहुंच जाता था, और वो इसके अगेंस्ट आवाज़ नहीं उठाते थे। चीज़ें, सच्चाई बहुत सिंपल होती है। अगर आप किसी चीज़ को मैनिपुलेट कर रहे हो ना, तो वो झूठ है। सच इतना ही नंगा और इतना ही बेशर्म, उतना ही सीधा होता है, क्योंकि पैसा जा रहा था, फ्लैश ट्रेड हो रहा था। आप क्या वर्ड्स में इसके लिए यूज करूं, तभी मंत्री पुलिस वालों के सब पे चुप्पी धारण थी, एक सहमति चुप्पी थी कि तू भी चुप कर, तू भी चुप कर, तू भी जो हमें आ रहा है ना माल, हमें क्या करना है, तो उसके बलि जो मर्जी चढ़ता है चढ़ जाए। अब जो बच्ची पकड़ी गई उस होटल में, उसका जब इंटरव्यू हो रहा था तो मैं भी वहीं पे थी, एंड आई वॉज व्हाट शुड आई से, आई वॉज जेपरडाइज्ड एंड आई वॉज लाइक रेंचिंग, माई हार्ट वॉज रेंचिंग, जब उस बच्ची ने कहा कि कोई आर्मी वाला था, उसने उसके साथ पूरी रात बिताई, ये घिनौना काम किया, और वो खुश होके उसको 5,000 रुपया दे रहा। जैसे आप रेस्टोरेंट में जब टिप देते हो ना आप वेटर को कि आपने बड़ी अच्छी सर्विस हमें दी, तो उसको 5,000 रुपया टिप दे के जा रहा था। और वो भी इस औरत ने, कह रही है वो भी इस औरत ने मुझसे छीन ली। अब उसके बाद वो बच्ची ना जाने कितनी देर तक हॉस्पिटल में रही, वो सुसु नहीं कर पाती थी, पॉटी नहीं कर पाती थी। बीइंग ए मदर, मुझे ये कहने में शर्म तो आ रही है कि हम उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। मतलब उस बच्ची की हालत इतना, और मुझे गुस्सा भी आ रहा है कि सिस्टम इतना अंधा है कि एक बच्ची किसके बलि चढ़ रही है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो मर्जी चढ़ जाए। किसी की बच्ची, तुम्हारी मतलब अपने घर में उतनी बच्ची, शायद उससे छोटी बच्ची होगी, लेकिन वो आदमी उसको टिप के तौर पे 5,000 रुपये दे रहा था, और वो बच्ची आज भी एक कंकाल है, एक ना जिंदों में है ना मरों में है। क्या करेगी वो उस 5,000 का? और उस औरत ने उस 5,000 को भी अपने पास रखा, और मतलब वो 5,000 की बात नहीं हो रही थी, मतलब किसी का चमड़ी, किसी का खून बेच के वो अपना घर भर रही थी, और कोई पुलिस वाला, कोई मंत्री, कोई जज, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा था। क्या एक मैं शबनम नाहीरी थी जिसके अंदर इतनी रीढ़ थी कि उसको इतनी तकलीफ हुई, और इन लोगों को तकलीफ नहीं हुई? क्योंकि शायद मेरे को वाकई तकलीफ हुई थी, और मैंने अनकंडीशनल होकर ये आवाज़ उठाई, एंड फाइनली आई गॉट माई डेस्टिनेशन। और सबसे बड़ी बात, इन्हीं बच्चियों के साथ आज इंसाफ हुआ इतने सालों बाद। ये दिस इज़ वेरी हार्ट रेंचिंग। कभी अकेले में बैठती तो मैं सोचती हूँ कि अगर मैं आवाज़ नहीं उठा, चलो कोई और उठाता, अगर यही सिस्टम शुरू से ठीक होता तो आज ना जाने हम कितने लोगों को, कितनी बच्चियों को, या कितने लोगों को इस घिनौने काम से, जिस ऐसी दलदल है कि एक बार 10 दो वापस नहीं आने का, बचा सकते हैं। क्या उस बच्चे के लिए कोई कुछ कर पाएगा जो आज नॉर्मल लाइफ ही नहीं जी पा रही है? और ना जाने ऐसी कितनी बच्चियाँ, मतलब अगर यही सिस्टम ढंग का होता, और मैं यहाँ पे 2011 से आई हूँ, ना जाने कब से चल रहा है, तो आप खुद ही अंदाज़ा लगाओ कि कितने लोग, कितनी बच्चियाँ इस आग में बलि चढ़ गए। एंड हु इज रिस्पांसिबल? मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि अगर ये तो स्वर्णा थी, अगर स्वर्णा की फ़ोन कॉल्स जब फ़ोन को खंगाला जाता तो कैसे कैसे नाम सामने आते? अभी भी जब इसको पीटा लगा, इसका फ़ोन शोन सब जब्त किया हुआ था, तो उसी बच्ची ने बयान में बोला कि इसके पास बड़े सारे फ़ोन हैं, एंड पुलिस अगेन प्लेड स्मार्ट, उसका वो फ़ोन उठा लिया जो कि अक्सर उसकी बेटी के पास होता है, जिस फ़ोन में उसके कंटैक्ट्स थे, उसका CDR निकाला जाता, वो फ़ोन उनके पास था ही नहीं, वो उसने अंडरग्राउंड कर लिया। देखो, कहीं ना कहीं पुलिस खुद लूपहोल छोड़ती है। एक ईमानदार ऑफिसर था, लेकिन वहाँ पे करप्ट भी थे जिन्होंने एन मौके पे उनका वो फ़ोन ही अंडरग्राउंड कर लिया। बिल्कुल।
नहीं, अंडरग्राउंड ही कर बोलती। दैट गर्ल वाज सेइंग कि उसके पास एक नहीं 4-5 फोन थे, और जो मेन फोन था ना वो तो पुलिस वालों ने लिया ही नहीं, वो तो उसी के पास रह गया, सी उसकी बेटी के पास रह गया। तो अब आपको क्या लगता है कि ये तो लड़ाई आपने लड़ी एक इलाके में, कासिम नगर में, और आपने जीत भी लिया इस लड़ाई को, और बहुत मुबारक के पात्र हैं आपकी ये लड़ाई। मुबारक के पात्र हूँ। खैर मुबारक, ईद की मुबारक तो हम देते रहते हैं, बट ये मुबारक किसी किसी के नसीब में आती है। ये है नसीब दैट आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू वेरी मच। तो डॉक्टर शबनम हमारे साथ थे। सवाल ये है कि जम्मू में ना जाने कितनी स्वर्णाएं जो इस धंधे को अंजाम दे रही हैं। कई मासूम बच्चियों की इज्जत को रोज़ लूटा जा रहा है, लेकिन खामोश हैं सारे, इसलिए क्योंकि उनकी बेटी नहीं है। जिनकी बेटी उस दलदल में होगी वो माँ बाप, वो परिवार जानता होगा कि क्या बीत रहा है और क्या हो रहा है। लेकिन कैसे स्वर्णा उन गरीब और लाचार परिवारों को निशाना बनाती थी और उन गरीब और मासूम बच्चियों को इस दलदल में लाती थी और उनकी ज़िंदगी तबाह कर देती थी। ये कहानी है। अगर आप भी चाहते हैं कि RTI इंडिया न्यूज़ आप सबकी आवाज़ इसी प्रकार उठाता रहे तो RTI इंडिया न्यूज़ की आर्थिक सहायता करें। हर माह 99 रुपये दे करके RTI इंडिया न्यूज़ की सपोर्ट करें, ताकि RTI इंडिया न्यूज़ इसी प्रकार आपके मुद्दों को उठा सके और सरकार के कानों तक पहुंचा सके।